हेलो दोस्तों, मैं आपका गौतम फागना अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी। और कैसे हैं आप सब? चलो आइए, आज तीसरी वीडियो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, क्लास +2 पार्ट 3। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। गृह स्थापत्य आज शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का, कि जो घर थे वो कैसे बनाए जाते थे, किस तरह से उनका आकार होता था और वो किस प्रकार की शेप रखते थे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करना, मतलब एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो कल हमने जिक्र किया था कि दोनों हैं। दोनों में जो मोहनजोदड़ो है उसकी भी विशेषता हमने पढ़ी थी कि सबसे जो प्रसिद्ध जो शहर था वो मोहनजोदड़ो था और सबसे पहला खोजा हुआ हड़प्पा था। तो उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो मोहनजोदड़ो था उसके अंदर जो घर थे वो किस प्रकार के थे, उसी के बारे में हम डिटेल थोड़ी सी जानते हैं। इनमें कई एक आंगन पर केंद्रित होते थे जिनके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः है आंगन खाना पकाने। अब जो आंगन होता था, जैसे कि मेन दरवाजे से एंट्री किया और उस दरवाजे से एक तो सबसे पहली बात ये होती है उनकी सोच उस समय के जो घर के बनावट थी उसके बारे में बता दूं आपको कि जैसे ही मेन दरवाजे से एंट्री किया तो उसके बाद घर का आंगन या घर के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है घर के अंदर, वो नहीं दिखाई देती थी। सामने दीवार मिलेगी मेन गेट के, उसके बाद थोड़ा सा गलियारे में जाके फिर आंगन। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। फोकस था आंगन, उन सभी कमरों का जो गेट थे वो आंगन की तरफ थे, उनका जो दरवाजे का मुंह था। तो जो आंगन होता था वो खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र होता था। ख़ास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में, जब भी कोई मौसम में चेंज होता, धूप वगैरह की ज़रूरत थी नहीं थी, तो वो आंगन पे ही फोकस थे। यह एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा एकांकता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ये थोड़ा सा ध्यान दो कि जो भूमितल पर जो बनी हुई हैं उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग और आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। अभी हमने बताया कि जो मुख्य द्वार होता था उससे घर की क्रियान्वयन जो क्रियाविधि थी जो भी थी उसके अंदर वो नहीं दिखाई देता था। हर घर का ईंटों से फर्श बना अपना एक स्नानघर होता था। ये भी इम्पोर्टेंट था, हमने जिक्र ही किया था कि जो व्यवस्थित तरीके से घर बने हुए थे तो इसमें एक स्नानघर होता था जो कि जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क पर नालियों से जुड़ी हुई थी। अभी हमने कल भी एक पढ़ा था कि जो दीवार, कम से कम एक दीवार जो होती थी वो गली से सटी हुई होती थी, ताकि जो घर का जितना भी वेस्टेज पानी था वो गली की नालियों से बाहर चला जाए। तो कुछ घरों में दूसरे तल की क्षेत्र होता था। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के विशेष मिले हैं। और कुछ आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। मतलब घर में एक कुआं जरूर होता था और उस कुएं के दो कक्ष होते थे, मतलब दो दरवाजे होते थे। एक तो घर के अंदर हो गया और दूसरा बाहर के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि कोई भी बाहर से आने जाने वाला व्यक्ति उसमें से पानी पी सके, प्याऊ की तरह। विद्वानों ने अनुमान लगा कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मोहनजोदड़ो के जो कुएं थे वो कितनी संख्या में थे, तो वो 700 की संख्या में थे। तो अब तक खोजी गई सबसे प्राचीनतम प्रणाली की नालियों के विषय में मैके लिखते हैं
कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई और संपूर्ण प्राचीन प्रणाली थी। नालियाँ, जो भी नालियाँ थी गलियों के अंदर वो जो बसाई गई थी वो। ये देखो घर की शेप मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेन दरवाज़ा, और मेन दरवाजे से पूरा घर की जो गतिविधि थी वो नहीं दिखाई देती थी। घर का आंगन था वो फोकस था सभी कमरों के ऊपर। तो ऐसा कुछ शेप में मकान होता था। दूसरी हम बात कर रहे हैं दुर्ग की। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं। अब जो दुर्ग होता था वो क्या होता था, देखो कल हमने जिक्र किया था कि दो प्रकार की शेप हैं। एक देखो ये एक चबूतरा बना के उसके ऊपर कुछ घर बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों से वो चबूतरा बनाया जाता था, निचले शहर से वो थोड़ा सा अलग कर दिया जाता था। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो दुर्ग होता था, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अभी जो विशिष्ट सार्वजनिक का मतलब जो भी कोई इकट्ठा काम होता है उसके लिए जो काम किया जाता है वो सार्वजनिक काम होता है। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। अभी तक उसमें केवल सारा कुछ बर्बाद होने के बाद कुछ थोड़ा सा हिस्सा उसका बचा हुआ है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए हैं, क्योंकि लकड़ी एक ऐसी वस्तु है जो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो क्या था, विशाल स्नानागार। और ये जो विशाल स्नानागार है ये हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है उसकी विशेषता मानी जाती है। एक आयताकार विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। कहाँ मिला है विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो के अंदर। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियाँ थी। 2 प्रकार की सीढ़ियाँ उसमें बनाई जाती थी। जलाशय पूरा मतलब इसको पक्की ईंटों से बनाया जाता था। इसको जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे से इसे जलबद्ध किया गया था। प्रयोग करके जलबद्ध किया जाता था जल से। इसके 3 और कक्ष बने होते थे जिनमें से एक बड़ा कुआं, जलाशय में पानी एक बड़े नाले से उसके अंदर डाला जाता था, और इसके उत्तर में एक गली और दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना है जिसमें 8 स्नानागार बने हुए हैं। अभी अलग अलग शेप मिली हैं, जो भी खुदाई से अलग अलग शेप मिली हैं उनके बारे में बखान किया गया है। एक गलियारा के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार में नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। भाई कोई न कोई तो ऐसा रीति रिवाज था जिसमें वो सारा सार्वजनिक रूप से स्नान करते थे। और इन जो स्नानागार मिले हैं इनसे यही अवशेष मिला है कि हाँ वो कुछ सार्वजनिक ओकेजन पर ही इनका प्रयोग करते थे। चलो हम आगे इसके बारे में जानते हैं कि सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। जो सामाजिक भिन्नताएं थी उनका हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या क्या करते थे उसमें। तो शवाधान, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी हम मान लेते हैं कि जो शवाधान है, भाई अभी तक हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनकी जो स्नानागार हैं, दुर्ग हैं, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। तो वो सारी चीज़ें उनके साथ साथ उनके सामाजिक जीवन में जो शवाधान है, जो दाह संस्कार जो था, जो भी व्यक्ति मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसको कैसे दफनाया जाता था। पूरा तथ्य यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोग के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक शवाधान का अध्ययन है। अब उसमें क्या मिला है शवाधान के अंदर, उसकी जो पहुँच थी, मतलब उसकी जो आर्थिक हालात थे उस व्यक्ति के, वो हम कुछ जानने को मिलता है शवाधान से। आप संभवतः मिस्र की विशाल पिरामिड, जो मिस्र है उसकी विशाल पिरामिड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो विशाल पिरामिड है उनमें से हमें क्या क्या मिला है, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित हैं।
इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। अब यही तो बात है कि बहुत सारे समाधान मिले हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे स्पेशल इतिहासकारों ने साइन आउट कर दिए गए कि वो जो समाधान हैं उनमें कुछ स्पेशलिटी है कि वहाँ पे वस्तुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली हैं और महंगी महंगी वस्तुएं मिली हैं। इसका मतलब वो राजकीय समाधान था, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत फेमस था उस समय में। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। जो जितने भी समाधान मिले हैं, मृतकों को गर्त बनाकर नीचे और उसको दफनाया जाता था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई भी, कई बार कच्ची गर्त बना दी जाती थी, कई बार पक्की बना दी जाती थी। उनका शेप भी उसी आर्थिक आधार पर अलग अलग होता था। तो क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है, भी बता नहीं सकते हैं। कुछ कब्रों में मृत भांड और आभूषण भी मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। भाई उनका मानना था कि जो व्यक्ति जिस विलासिता में वो अब जी रहा है उस विलासिता को वो बाद में भी जिएगा, तो उसकी जितनी भी वस्तुएं थी वो उसके साथ दफना दी जाती थी। भाई मृत्यु होने के बाद वो क्या करेगा, उसकी जो रूटीन की लाइफ है, रूटीन का जो यूजेबल जो भी मटेरियल था वो सारा सारा उसके साथ दफना दिया जाता था। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर उपरतन था के मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। अब ये 1980 में एक खोपड़ी मिली एक व्यक्ति की जिसके पास ये सारी वस्तुएं मिली हैं जो नष्ट नहीं होती हैं। भाई लकड़ी की चीज़ें वो तो नष्ट हो जाती हैं, ये ऐसी चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का में विश्वास नहीं था। कहीं कहीं पर, अब हर जगह नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलासी की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। जो इन्होंने इतिहासकार या जो पुराने तत्वों के जानकार हैं, विद्वान हैं, उन्होंने उन वस्तुओं को स्पेशलाइज कर दिया गया कि ये जो वस्तुएं हैं ये महंगी थी उस समय पे। जैसे फ्योन्स है, फ्योन्स एक बहुत महंगी वस्तु होती थी। फ्योन्स से बनी हुई वस्तुएं पहले वर्ग में रोज़मर्रा की उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर और मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृत भांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थ से, जटिल तकनीकों से बनी हो। सीधी सी बात है, जो वस्तु महंगी होगी वो हर एक के पास प्रोवाइडेबल नहीं होगी, तो वो वस्तु महंगी मानी जाती थी जो कहीं कहीं पर मिली है और जहाँ मिली है वहाँ पे अच्छी मात्रा में मिली है। भाई एक अमीर व्यक्ति शायद उस समय पे उस वस्तु का ज़्यादा उपयोग करता था और गरीब व्यक्ति के पास वो पहुँच से बाहर थी। इस प्रकार फ्योन्स, हम जानते हैं कि फ्योन्स जो थी एक घिसी हुई रेत, बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि उन्हें बनाना बहुत ही कठिन होता था। स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ, जो फ्योन्स जैसे दुर्लभ पदार्थों से, अब तकलियाँ वो हैं जो किससे बनाई गई हैं, फ्योन्स से बनाई गई हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी था फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। छोटी बस्तियों में विरले ही मिलते हैं। कहने का मतलब भी जो सेंटर होता है, भी जैसे किसी चीज़ अभी फिलहाल रिसेंटली क्या कर रहे हैं कि जो कैपिटल्स है, हो सकता है कैपिटल के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हो, तो वो बड़े बड़े लोग कहाँ रह रहे हैं, वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं अपने आप को कि जहाँ सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड हो। तो वैसे ही शायद हो सकता है कि उस समय पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सेंटर माने गए हों और वहाँ पे लोग महंगी वस्तु यूज़ करते थे। इसका मतलब अमीर लोग मोस्टली वहीं हैं। तो अधिक कालीमंगन जैसी छोटी वस्तुओं में बिल्कुल नहीं मिली हैं ये चीज़ें। सोना भी दुर्लभ और संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा सभ्यता से मिली सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे।
शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चौहद्दुरों के चिन्हित किया गया है और यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी, केवल 7 है। अब ये भी इम्पोर्टेंट बात उसने बता दी कि जो मोहनजोदड़ो है वो 125 हेक्टेयर में बना है। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में बना है और जबकि चौहद्दुरो जो है वो केवल 7 हेक्टेयर की बस्ती है। लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पाद में संलग्न थी। अब चौहद्दुरो जो थी वो शिल्प में काफ़ी फेमस थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्टिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फ्योंस, पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे और उनमें कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार और खंडित। अब ये सारी वस्तुएं जो बनाई गई हैं, जो महंगी भी थी और जो अलग अलग वस्तुओं को यूज करके बनाई जाती थी, उनको अलग अलग शेप भी दे दी जाती थी। जैसे नीचे दिखाया गया है, उनके औजार हैं, इस साइड में वो मनके हैं, माला बनाई गई है और उनको उत्कीर्णित और चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया। कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। अब जो मनके होते थे उनकी टेक्निक अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलती है। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़े चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले पदार्थ ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों में मनके बनाए जा सकते थे। अब अलग अलग बताए ना, अभी अलग अलग शेप में भी बनाए गए हैं। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए पहले बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोग ने दर्शाया कि कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल, रॉ मटेरियल उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। अब जो मनके थे उनको पहले कच्चा मटेरियल जो था लाल रंग मिलाकर उनको पहले पकाया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, कोई भी आकार नहीं दिया जाता था। फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाता था। जो भी शेप देनी है, जो भी त्रिकोण, जो भी नुकीली चीज़ उनमें से उनकी शेप में से निकालना है, वो निकाल कर उनको अंतिम रूप फिनिशिंग कर दी जाती थी। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चौहद्दुरो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा में छेद करने के उपकरण मिले हैं। नागेश्वर मानचित्र 1 में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें। आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थी, बालाकोट भी और नागेश्वर। ये शंख से, अब समुद्र के तट पे थी तो समुद्र में क्या मिलते हैं, शंख वगैरह मिलते हैं, तो इन्हीं जगह पर शंख की मात्राएं ज़्यादा मिली हैं। शंख से बनी वस्तु जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं मिलती थी के निर्माण में विशिष्ट केंद्र होते थे जो भी समुद्र के पास मिला, जहाँ से यह माल अब कहाँ से मिला है, ये मिला है नागेश्वर और बालाकोट से शंख से बनी हुई चीज़ें। इसी प्रकार यह संभव है कि चौहद्दुरो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में जाकर वहाँ से भी आगे व्यापार के लिए जाते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। और वॉचिंग के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू।